नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने उत्तर छायावाद पर बात की थी और हमने जाना था कि उत्तर छायावाद के दौरान दो महत्वपूर्ण काव्यधाराएं विकसित हुई जो छायावाद के समानांतर जन्मी थी, लेकिन उत्कर्ष को प्राप्त हुई जब छायावाद क्रमशः ह्रासोन्मुख हो गया। और ये दो काव्यधाराएं थी कौन कौन सी? एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा और एक प्रेम और मस्ती की काव्यधारा जिसे हालावादी काव्यधारा भी कहा जाता है और प्रणय मूलक काव्यधारा भी कहा जाता है। तो इन दोनों काव्यधाराओं में से आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों की। कवियों पर बातचीत पर मैं आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रही हूं दोस्तों, क्योंकि मैं देख रही हूं कि पिछले कई प्रश्न पत्रों में कवियों पर, न केवल महत्वपूर्ण कवियों पर बल्कि अन्य कवियों पर जिनकी तरफ हम पहले ध्यान नहीं दिया करते थे, उनके विषय में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी परीक्षाओं में प्रश्नों को बहुत गहराई से पूछा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अन्य कवियों पर भी ध्यान दें। तो हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जितने भी कवि हैं उनमें अन्य भी शामिल हैं, महत्वपूर्ण भी शामिल है, उन सभी पर आज के सत्र में बात करेंगे। और यहां पर यह गलती से टाइप हो गया है प्रश्न, इसको हम कर देंगे महत्वपूर्ण कवि। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में जिनके नाम लिए जाते हैं दोस्तों, वे इस प्रकार हैं: माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और रामधारी सिंह दिनकर। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि दिनकर तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के शीर्षस्थ कवि माने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका नाम सबसे नीचे क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपकी इस शंका का भी निवारण कर देती हूं। ये क्रम हमने कवियों के जन्म तिथि के आधार पर निर्धारित किया है, यानी उनके जन्म के वर्ष के आधार पर सबसे पहले जन्मे हैं इन कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, फिर सियाराम शरण गुप्त, फिर नवीन। तो उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ आज के सत्र में इन कवियों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। जीवन परिचय: इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी को हुआ बावई नामक स्थान पर, जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनके निधन का वर्ष 23 जनवरी 1968। इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और ये साहित्य जगत में एक भारतीय आत्मा के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि साहित्य में एक भारतीय आत्मा के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो आपका उत्तर होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी। अब संपादन की बात करें, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य इनका जो रहा वो 1919 में एक खंडवा नामक स्थान से एक राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित होता था जिसका नाम था कर्मवीर। और कर्मवीर पत्र अपने समय का बहुत ही उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण पत्र था। क्यों? क्योंकि इसका उद्देश्य था उस समय के समाज में, उस समय के वातावरण में राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करना। तो राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना, उन्हें एक सकारात्मक दिशा देना कर्मवीर पत्र के द्वारा किया जा रहा था। और इसी पत्र के संपादन कार्य से माखनलाल चतुर्वेदी जुड़े। तो आप माखनलाल चतुर्वेदी और कर्मवीर नामक पत्र को अपने मस्तिष्क में बिल्कुल एक साथ बिठा लीजिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद दूसरा जो मासिक पत्र था प्रभा, 1913 में गंगराड़े द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसका भी संपादन कार्य उन्होंने संभाला। तीसरा पत्र जिससे माखनलाल चतुर्वेदी जुड़े वो है प्रताप नामक पत्र, 1924 में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित किया गया था। यानी माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध संपादन की दृष्टि से किन किन पत्रों से रहा? कर्मवीर, प्रभा और प्रताप। ये तीन नाम आपके स्मरण में होने चाहिए। अब बात आती है साहित्य सृजन की। तो मूलतः माखनलाल चतुर्वेदी एक राष्ट्रीय चेतना के कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो उनकी काव्य कृतियां हिम किरीटनी 1941 में प्रकाशित हुई, साहित्य देवता 1942 में। इस पर बहुत आता है कि साहित्य देवता निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो ये एक गद्य काव्य है जो 1942 में प्रकाशित हुआ और जिसकी रचना माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा की गई थी। हिम तरंगिणी नामक उनका
1949 में प्रकाशित हुआ, माता 1952 में, युग चरण 1956 में, समर्पण 1956 में, वेणु लो गूंजे धरा 1960 में, मरण ज्वार 1963 में, बीजुरी काजल आज रही 1964 में। ये तो हुई उनकी काव्य कृतियों की बात, आप इन्हें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है गद्य कृतियों की। तो उन्होंने कुछ एक नाटक भी लिखे, एक आध कहानियां भी लिखी। तो उनका एक नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध, जो 1918 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनकी ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है, इस पर भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है, अमीर इरादे गरीब इरादे, 1960 में प्रकाशित कृति है। और ये एक निबंधों का, उनके द्वारा रचित निबंधों का यानी लेखों का संकलन है। तो इसे आप कंठस्थ कर लीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरी उनकी एक और महत्वपूर्ण कृति है समय के पांव, इस पर भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी और संस्मरणों का संग्रह है समय के पांव। तो ये तीन कृतियां तो आपको किसी भी हालत में गद्य के क्षेत्र में भूलनी ही नहीं है, अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पांव और कृष्णार्जुन युद्ध नामक नाटक। अब बात आती है कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्यों की, माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्योंकि वो दौर ही राष्ट्रीय आंदोलन का दौर था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का दौर था, तो उस स्थिति में परिवेश में जो भी गतिविधियां चल रही थी उनमें, उन यानी राष्ट्रीय गतिविधियों में माखनलाल चतुर्वेदी ने एक बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। 1908 में उन्होंने माधवराव सप्रे के द्वारा 1907 में एक पत्र प्रकाशित किया गया था हिंद केसरी नाम से। उन्होंने 1908 में इस हिंद केसरी पत्र के माध्यम से एक राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया और माखनलाल चतुर्वेदी ने उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया और उस प्रतियोगिता में उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छी तरह समझ लेंगे, हिंद केसरी माधवराव सप्रे द्वारा 1907 में प्रकाशित की गई थी, प्रकाशन प्रारंभ किया गया था। 1908 में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, निबंध प्रतियोगिता का विषय था राष्ट्रीय आंदोलन और बहिष्कार, और उसमें माखनलाल चतुर्वेदी को पहला पुरस्कार मिला। प्रथम रचना, उनकी जो पहली रचना है वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, प्रश्न पूछा जा सकता है। रसिक मित्र नामक एक पत्र उस समय चलता था, उसमें उसका प्रकाशन हुआ। 1913 से पहले से वे अध्यापन का कार्य कर रहे थे, लेकिन 1913 में उनमें राष्ट्रीय भावनाएं इतनी अधिक उत्पन्न हो गई कि उन्होंने अध्यापक के पद का त्याग कर दिया और वे पूरी तरह से पत्रकारिता साहित्य यानी किन किन क्षेत्रों से जुड़े, उनका जो योगदान है दोस्तों, वो पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व है, साहित्य के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व है और राष्ट्रीय आंदोलन में भी अभूतपूर्व है। तो इन तीनों में पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। पूर्णतः पत्रकारिता, साहित्य और राष्ट्रीय आंदोलन से वे जुड़ गए। 1920 में महाकौशल नामक जो अंचल था, वहां से गिरफ्तारी देने वाले, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी देने वाले वे पहले व्यक्ति थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में शुरू हुआ, उस समय भी पहली गिरफ्तारी देने वाले माखनलाल चतुर्वेदी ही थे। और बापू, पुष्प की अभिलाषा उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। पुष्प की अभिलाषा तो शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस रचना को, इस कविता को ना पढ़ा हो। आपको भी याद होगा, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये कविता पुष्प की अभिलाषा है उनकी, और जो कि उस समय बहुत लोकप्रिय हुई और आज तक पाठ्यक्रम में प्रस्तावित होती रहती है। 1967 में राजभाषा पर आघात करने वाला एक अधिनियम विधेयक पास किया गया, राजभाषा संविधान संशोधन विधेयक, और उसके प्रति माखनलाल चतुर्वेदी ने विरोध प्रकट किया और उस विरोध के स्वरूप में उन्होंने पद्म भूषण, जो उनको 1963 में मिला था, उसे लौटा दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बात आती है समय समय पर उन्हें कौन कौन से पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत किया गया। तो सबसे पहले उन्हें उनकी कृति हिम किरीटिनी पर 1943 में देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद हिम तरंगिणी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले माखनलाल चतुर्वेदी ही थे। तो प्रश्न दो तरह से पूछा जा सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो आपका उत्तर होना चाहिए हिम तरंगिणी। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहला हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले साहित्यकार कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी।
1963 में आप पद्म भूषण से सम्मानित किए गए, ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आती है बात राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि की, और उनका नाम है सियाराम शरण गुप्त। पहले भी मैं बता चुकी हूं, सियाराम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्र कवि थे, उनके छोटे भाई हैं। इनका जन्म 4 सितंबर 1895 को चिरगांव झांसी में हुआ। इनके निधन का समय माना गया है 29 मार्च 1963। 1919 में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी के ये संपर्क में आए, और इनके अंदर जो वंशानुगत जो राष्ट्रीय भावनाएं थी, उनको एक नई दिशा मिली। कुछ समय ये वर्धा आश्रम में गांधी जी और कस्तूरबा गांधी के साथ भी रहे। 1940 में इन्हें अवसर प्राप्त हुआ कि चिरगांव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आने वाले थे, तो उनका स्वागत करने का अवसर, सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। यानी आपको ये देख लेना है दोस्तों कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के जो कवि हैं, वे केवल कवि नहीं है, केवल उनका जीवन साहित्य के लिए समर्पित नहीं है, बल्कि जितने सक्रिय वे साहित्य सृजन में हैं, उतने ही सक्रिय वे आसपास की राष्ट्रीय गतिविधियों में भी रहे। कारावास उन्होंने झेला, राष्ट्रीय आंदोलन में, यानी हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। यही कारण है कि उनकी जो साहित्यिक अभिव्यक्तियां हैं, उनमें राष्ट्रीय भावनाओं की जो अभिव्यक्ति हुई है, वो बहुत सच्ची और प्रभावशाली दिखाई देती है। अब इसी दौरान उनका विनोबा भावे से भी संपर्क रहा। आप सभी जानते होंगे, भूदान आंदोलन से जुड़े हुए थे विनोबा भावे। 1910 में पहली कविता इंदु नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। इंदु पत्रिका वो है जो जयशंकर प्रसाद के एक भाई के द्वारा प्रकाशित की गई थी। 1914 में इनका पहला खंड काव्य मौर्य विजय इन्होंने लिखा। अब बात आती है इनकी अन्य कृतियों की। सबसे पहले खंड काव्य की बात करते हैं, तो मौर्य विजय इनका, जैसा कि हमने कहा कि 1914 में प्रकाशित पहला खंड काव्य है। उसके बाद 1917 में दूसरा खंड काव्य अनाथ प्रकाशित हुआ। 1924 में दूरवा दल का प्रकाशन हुआ। 1925 में विषाद का प्रकाशन हुआ। आर्द्रा 1927 में, आत्मोत्सर्ग 1931 में, पाथेय 1933 में, मृणमयी 1936 में, बापू 1937 में, उन्मुक्त 1940 में और दैनिकी 1942 में प्रकाशित हुआ। नकुल 1946 में प्रकाशित होने वाला खंड काव्य। नोआखाली में 1946 में, जयसिंह, फिर सुनंदा और गोपिका, उनके दो अन्य खंड काव्य प्रकाशित हुए। अब बात आती है उनके कविता संग्रहों की। तो अनुरूपा, ये इनके कविता संग्रह हैं। कहानी संग्रहों की बात करें तो इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम था मानुषी। दो नाटक भी इन्होंने लिखे, पुण्य पर्व और मुक्त गीत। इन्होंने कुछ एक अनुवाद भी, श्रेष्ठ उल्लेखनीय अनुवाद भी किए, जिनमें गीत बाद एक बहुत ही उल्लेखनीय कृति है, अनुदित कृति है उनकी। निबंध संग्रह झूठ सच के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। अब इन्होंने कुछ एक हमारे धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथों के जो संस्कृत में लिखे हुए मूल रूप से, उनके पद्यानुवाद भी प्रस्तुत किए, जिसमें ईशोपनिषद यानी ईशावास्योपनिषद जो उपनिषदों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपनिषद है, उसका इन्होंने हिंदी में पद्यानुवाद किया संस्कृत से। धम्मपद जो पाली साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसका भी इन्होंने पद्यानुवाद किया, और श्रीमद् भगवत गीता का भी पद्यानुवाद इन्होंने किया। 1941 में नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी द्वारा इन्हें सुधाकर पदक से सम्मानित किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 1962 में उन्हें दीर्घकालीन साहित्य सेवा के लिए सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया। ये दोस्तों मैं आपको बताती हूं कि जो सरस्वती पत्रिका थी, जिसका संपादन कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत लंबे समय तक किया, उस सरस्वती पत्रिका का 1962 में हीरक जयंती समारोह मनाया गया था, और उस हीरक जयंती समारोह के अवसर पर कुछ एक साहित्यकारों को सम्मानित किया गया, और उनमें इनका भी नाम उल्लेखनीय था। यहां इन्हें भी सम्मानित किया गया। इनकी सारी रचनाएं 5 खंडों में प्रकाशित हो चुकी हैं। अब आते हैं अगले राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म 8 दिसंबर 1897 को हुआ, और इनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में शुजालपुर तहसील का भयाना नामक गांव।
यानी ये मध्य प्रदेश से संबंधित थे। इनके निधन का समय है 29 अप्रैल 1960, नई दिल्ली में इनका निधन हुआ। इनके पिता जमुना दास शर्मा थे, उनका नाम जमुना दास शर्मा था और नाथ द्वारा के मंदिरों में ये पुरोहित का काम करते थे। इनकी शिक्षा मैट्रिक तक माधव कॉलेज उज्जैन में हुई और ये कानपुर से प्रकाशित होने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी, जो उस समय के बहुत ही उल्लेखनीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी पत्रिका प्रताप के नियमित पाठक थे। यानी इनके मन में बाल्यकाल से ही राष्ट्रीय गतिविधियों की तरफ, राष्ट्रीय भावनाओं की तरफ इनका प्रारंभ से ही रुझान था। माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त से ये नियमित संपर्क में थे। यानी जो जिस व्यक्ति की प्रवृत्तियां जैसी होती हैं, अभिरुचियां जैसी होती हैं, वे उसी प्रकार का परिवेश तलाश करता है। तो इन्होंने भी अपना संपर्क माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत काव्य लिखने वाले कवियों से किया। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भागीदारी ली। ये लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन वो है जो 1916 में लखनऊ में आयोजित हुआ था, जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में फूट पड़ी थी, दो भागों में विभाजित हो गई थी। वही उसी कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भागीदारी ली और इनकी पहली रचना संतु नामक एक कहानी थी। यानी ये कवि के रूप में हम इनका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो पहली कृति लिखी वो एक कहानी थी जिसका नाम था संतु। उसके बाद ये गद्य लेखन से इन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की, लेकिन बाद में ये काव्य सृजन की ओर मुड़ गए। जीव, ईश्वर और वार्तालाप इनकी वो कविता है दोस्तों, जिससे हिंदी साहित्य जगत में इन्हें अच्छी पहचान मिली। पढ़ाई छोड़कर 1921 में ये भी माखनलाल चतुर्वेदी की तरह 1921 में असहयोग आंदोलन से और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए। ये एक कवि, एक गद्यकार और एक जागरूक पत्रकार थे। बिल्कुल सारे जितने भी हम राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, हम देखेंगे कि वे सभी कवि और साहित्यकार होने के साथ साथ पत्रकार भी थे और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भी थे। यानी देश की सेवा करने वाले देश सेवक भी थे। काव्य कृतियों की बात करें तो कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, उर्मिला, विनोद, प्राणार्पण इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं। इस काव्य कृति पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम कुछ अलग है, तो आप इसे कंठस्थ कर लें। क्वासी किसकी कृति है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है और ये काव्य कृति है। हम विश्वाई जन्म के, ये भी इनकी एक अन्य काव्य कृति है। इनका जो उर्मिला है काव्य कृति, वो इनकी एक प्रबंधात्मक काव्य कृति है। यानी प्रबंधात्मक काव्य कृति का मतलब होता है महाकाव्य। इसमें 6 सर्ग हैं और पहली बार जब ये जेल गए उस दौरान इन्होंने इस काव्य को लिखना प्रारंभ किया था। प्रताप और प्रभा पत्रों के संपादन से जुड़े, माखनलाल चतुर्वेदी भी इन पत्रों के संपादन से जुड़े थे और ये भी जुड़े, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। सन 1952 से मृत्यु पर्यंत ये सांसद रहे, यानी संसद के सदस्य के रूप में ये अपनी भूमिका निभाते रहे। सन 1955 में राजभाषा आयोग के सदस्य के रूप में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। यानी ये साहित्यकार, इस दौर के साहित्यकार केवल साहित्यकार नहीं थे बल्कि राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति भी थे। और जितना उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता निभाई आजादी के बाद, वे उतना ही प्रशासनिक गतिविधियों में, राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे। पद्म भूषण से, विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। इनके गीत जो भी इन्होंने लिखे उनमें क्रांति, युग में बदलाव लाने की ललक और प्रणय की झनकार और राष्ट्रीय चेतना का प्रबल स्वर दिखाई देता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इस पंक्ति को देकर के भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये पंक्ति किस कवि की है। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। देखिए, इस पंक्ति से एक बात तो स्पष्ट जाहिर हो रही है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन एक ऐसे साहित्य के समर्थक थे, ऐसे साहित्य के पक्षधर थे जिसके द्वारा इस समाज में, इस राजनीति में, इस परिवेश में आमूलचूल परिवर्तन लाया जा सके, चाहे उसके लिए कितनी भी उथल पुथल क्यों न मचानी पड़े। तो ये पंक्ति इस बात की द्योतक है दोस्तों कि वे क्रांति चेतना
कवि थे। वे क्रांतिकारी परिवर्तन, क्रांति का मतलब होता है बदलाव, लेकिन एक बदलाव जो धीरे धीरे आता है वो साधारण बदलाव होता है, लेकिन जो आकस्मिक और बहुत आमूलचूल परिवर्तन के साथ तेजी से आता है उसे हम क्रांति कहते हैं। तो उसी तरह के बदलाव के पक्षधर थे बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्राणार्पण कृति जो उनकी है ये बहुत महत्वपूर्ण कृति है। इसकी विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि प्राणार्पण बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। दूसरी बात, इसकी विषय वस्तु किससे संबंधित है? गणेश शंकर विद्यार्थी जो उस समय के एक स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, उनके जीवन और बलिदान की अमर कथा का वर्णन इस प्राणार्पण नामक कृति में नवीन जी ने किया है। अब आती है बात अगली राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की। इनका जन्म 1904 ईस्वी में निहालपुर मोहल्ला प्रयागराज में हुआ। इन्होंने शिक्षा प्रयाग में स्थित एक नॉर्थ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज था वहां से प्राप्त की। इनके पिता जमींदार थे और उनका नाम था रामनाथ सिंह, यानी ये जमींदारों के परिवार से संबंधित थी। इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह पेशे से वकील थे। इनका निधन 1948 में यानी आजादी के बाद हुआ। क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, महादेवी वर्मा इनकी जूनियर थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जूनियर थी क्रॉस वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में, और ये दोनों ही एक ही कमरे में रहा करती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आप देखिए किस तरह से व्यक्ति अपने परिवेश से प्रभाव ग्रहण करता है, किस तरह से अपनी रुचि के अनुकूल लोगों से अपना संपर्क स्थापित करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है महादेवी वर्मा के जीवन के लिए भी। सुभद्रा कुमारी चौहान, क्योंकि वो उनकी सीनियर थी, उनका संपर्क एक परिवर्तन लाने वाला, उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने वाला बिंदु रहा। वो इस दृष्टि से दोस्तों कि महादेवी वर्मा कविताएं तो लिखा करती थी, लेकिन संकोचवश उन्हें किसी के सामने सुनाया नहीं करती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की वजह से उनका कवि रूप उभर करके सामने आया, और उसके बाद उनका आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वे विभिन्न कवि सम्मेलनों में जाने लगी और अपनी कविताएं सुनाने लगी। तो इस प्रकार उन्होंने एक दिशा दी महादेवी वर्मा की कवि प्रतिभा को। प्रथम काव्यकृति इनकी 15 वर्ष की आयु में इन्होंने लिखी। राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रियता इनकी रही और कई बार ये जेल भी गई। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी, यानी वे पहली साहित्यकार जो साहित्यकार भी थी। और सामान्यतः महिलाएं उस समय असहयोग आंदोलन से उतनी नहीं जुड़ी थी, बाद में तो बहुत महिलाएं जुड़ गई। तो असहयोग आंदोलन से जुड़ने वाली पहली महिला थी सुभद्रा कुमारी चौहान। मध्य प्रांत असेंबली से ये कांग्रेस की सदस्य भी रही। 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से वे इतनी देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो गईं कि उन्होंने अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी और वे राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ी। मुख्यतः कवयित्री के रूप में हम इन्हें जानते हैं। कविताओं में राष्ट्रीय भावना जितनी प्रबल रूप में उभरी है, घरेलू जीवन की छवियां भी उतनी ही सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुई हैं। अब बात आती है कृति परिचय की। तो कविता संग्रहों में त्रिधारा, मुकुल और नक्षत्र, इसमें से मुकुल का प्रकाशन वर्ष उपलब्ध हो सका है 1930 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई कृति। जलियांवाला बाग, जिसको हम अच्छी तरह से बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, जिस प्रकार हम पुष्प की अभिलाषा कविता माखनलाल चतुर्वेदी की पढ़ते चले आते हैं, उसी तरह से सुभद्रा कुमारी चौहान की जलियांवाला बाग, झांसी की रानी और झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति ये कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं देश भावना से युक्त। और झांसी की रानी तो बच्चे बच्चे के मुंह पर होती है। शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जिसे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, पंक्तियां कंठस्थ ना हो। अब बात आती है कहानी संग्रह की। इन्होंने कुछ कहानियां भी लिखी, जिनमें से बिखरे मोती का प्रकाशन हुआ 1932 में, उन्मादिनी 1934 में प्रकाशित हुई और सीधे साधे चित्र 1947 में प्रकाशित हुई। इनकी कहानियों में सामाजिक और पारिवारिक जीवन के व्यवहारिक चित्रण की प्रधानता है, यानी उन्होंने अपने साहित्य में वही अभिव्यक्त किया जो दोस्तों जो व्यवहार में लाया जा रहा था, व्यवहार में देखने को मिल रहा था और आसपास के परिवेश में जो कुछ घटित हो रहा था। कहानियों के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा उन्हें 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। इन्होंने बहुत सारी बाल रचनाएं भी लिखी। बाल साहित्य में झांसी की रानी उनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है। कदम का पेड़ और सभा का खेल ये उनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियां हैं। उनकी पुत्री सुधा चौहान ने
मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में माता सुभद्रा जी और पिता लक्ष्मण सिंह जी की जीवनी लिखी है, जो हंस प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। जीवनी साहित्य में इस मिला तेज से तेज का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो उस दृष्टि से भी आप इसे कंठस्थ कर लेंगे। अब आते हैं अगले कवि सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म हुआ 22 फरवरी 1906 को। जन्म स्थान था सिजौली ग्राम, बिंदकी जिला, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश। इनके पिता पंडित वृंदावन प्रसाद द्विवेदी थे। इन्होंने शिक्षा हिंदी साहित्य में एमए और एलएलबी तक की शिक्षा प्राप्त की, यानी हिंदी साहित्य में एमए करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई भी की, यानी एलएलबी भी की, और उसके बाद इन्होंने संस्कृत का गहन अध्ययन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में महामना मदन मोहन मालवीय की छत्र छाया में इनकी शिक्षा पूरी हुई। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका जिक्र स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी किया है। गांधीवादी जीवन मूल्यों के समर्थक सोहन लाल द्विवेदी, प्राचीन संस्कृति एवं राष्ट्रीयता के प्रति इनके हृदय में अपार श्रद्धा का भाव था। 1938 से 1942 ईस्वी के बीच लखनऊ से प्रकाशित एक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का इन्होंने संपादन किया। इसके बाद 2-4 वर्ष तक ये एक बाल पत्रिका बाल सखा के संपादक भी रहे, अवैतनिक रूप से, जिसका उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता था, लेकिन बाल सखा का पत्र का संपादन, बाल पत्र का संपादन उन्होंने 3-4 वर्षों तक किया। 1941 में स्वदेश प्रेम के भावों से युक्त भैरवी नामक पहली काव्य कृति, यानी इनकी पहली काव्य कृति है भैरवी, जो कि स्वदेश प्रेम के भावों से युक्त है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1941। 1942 में वासव दत्ता नामक इनकी एक अन्य रचना प्रकाशित हुई। भैरवी काव्य कृति की पहली कविता वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, ये इनकी उस समय की बहुत ही लोकप्रिय कविता थी। और दोस्तों, अपने बचपन की एक स्मृति का हवाला देना चाहूंगी। मैं जब 6ठी कक्षा में पढ़ती थी, तो हमें जो पहला संगीत की कक्षा में गीत सिखाया गया, वो गीत यही गीत था, लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि ये सोहन लाल द्विवेदी कौन है और ये कौन सा गीत है। हमसे ये गीत नित्य अभ्यास करके गवाया जाता था कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो, यानी ये इस कदर लोकप्रिय गीत रहा। भैरवी में संकलित उनकी एक अन्य कविता युगावतार गांधी, ये भी आपने बचपन में पढ़ी होगी। चल पढ़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, बहुत अधिक लोकप्रिय हुई और पाठ्य पुस्तकों में बहुत अधिक इसको रखा जाता था। 1944 में इन्होंने गांधी अभिनंदन ग्रंथ का संपादन किया। 1956 में जय गांधी नाम से इनकी राष्ट्रीय रचनाओं का एक बड़ा संकलन प्रकाशित हुआ। अन्य राष्ट्रीय चेतना प्रधान इनकी कृतियां हैं पूजा गीत, जिसका प्रकाशन हुआ 1945 में, विषपान 1945 में, योगाधार 1944, वासंती 1944 और चित्रा 1944। इन्होंने भी बाल साहित्य बहुत अधिक लिखा, जिसमें प्रमुख कृतियां हैं बांसुरी, झरना, बिगुल, बिगुल का प्रकाशन वर्ष है 1944, और 7 कहानियां बच्चों के लिए इन्होंने लिखी, जो प्रकाशित हुई 1945 में। बच्चों के बापू 1949 में प्रकाशित चेतना, एक अन्य बाल रचना, दूध बताशा, बाल भारती, शिशु भारती, हंसो हसाओ, नेहरू चाचा, सुजाता, ये सब इनकी बच्चों के लिए लिखी गई रचनाएं हैं। यानी विपुल बाल साहित्य का सृजन किया सोहन लाल द्विवेदी ने। प्रभाती और मोदक भी उनकी बाल साहित्य की रचनाएं हैं। हरिवंश राय बच्चन ने एक बार लिखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, जहां तक मेरी स्मृति है, जिस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से सर्वप्रथम अभिहित किया गया, वे सोहन लाल द्विवेदी थे। ये एक भाषण में हरिवंश राय बच्चन ने अपने विचार व्यक्त किए थे, और वो कहीं मुझे पढ़ने में आ गया, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर किया जाए। तो सोहन लाल द्विवेदी को सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मुझे याद आ रहा है कि जिस कवि को सबसे पहले राष्ट्र कवि के नाम से संबोधित किया गया, वो सोहन लाल द्विवेदी थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहां इस वक्तव्य को प्रस्तुत करने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि मैं आपको सोहन लाल द्विवेदी के विषय में हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि के विचारों से अवगत करा सकूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैंने अभी चर्चा की थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी सोहन लाल द्विवेदी का बहुत अधिक जिक्र किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनके सहपाठी थे, यानी दोनों सोहन लाल द्विवेदी और हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में साथ साथ पढ़ते थे, क्लासमेट्स थे। उन्होंने सोहन लाल द्विवेदी पर एक लेख लिखा
और उस लेख में वे क्या लिखते हैं, ये भी बहुत अच्छी रोचक जानकारी है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थी समाज में उनकी कविताओं का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यानी सोहनलाल द्विवेदी एक कवि के रूप में अपने विद्यार्थी जीवन से ही बहुत अधिक प्रभावशाली थे, यानी उनकी अभिव्यक्ति बहुत अधिक प्रभावशाली मानी जाती थी। उन्हें गुरुकुल महामना मदन मोहन मालवीय का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसकी चर्चा हम स्वयं अभी कर चुके। अपने साथ स्वतंत्रता संग्राम में जूझने के लिए नवयुवकों की टोली बनाने में, यानी उनमें राष्ट्रीय भावनाएं इतनी अधिक थी कि विद्यार्थी जीवन में भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए नवयुवकों की टोलियां गठित करते रहते थे और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते रहते थे। भाई सोहनलाल जी ने, यानी हजारी जी लिख रहे हैं, भाई सोहनलाल जी ने ठोक पीट कर मुझे भी कवि बनाने की कोशिश की। यानी उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी प्रेरित किया कि वे भी काव्य सृजन करें। छात्र कवियों की संस्था सुकवि समाज के वे मंत्री थे और मैं संयुक्त मंत्री। लेकिन द्विवेदी जी लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि बहुत जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि यह क्षेत्र मेरा नहीं है, यानी काव्य सृजन करने की सामर्थ्य ईश्वर ने मुझे प्रदान नहीं की। वे केवल अपनी सामर्थ्य को गद्य के रूप में ही अभिव्यक्त करने में सफल रहे। फिर भी उनके प्रेरणादायक पत्र मिलते रहते थे, यानी जब वे दोनों सहपाठी अलग अलग हो गए तब भी सोहनलाल द्विवेदी हजारी प्रसाद द्विवेदी को पत्र लिखा करते थे और उन्हें रचना कर्म के लिए प्रेरित करते रहते थे। यह बात शायद, अब हजारी जी लिख रहे हैं, यह बात शायद वे भी नहीं जानते थे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, उसके विषय में लिखते हैं कि वे शायद ये बात वे भी नहीं जानते कि हिंदी साहित्य की भूमिका मैंने उन्हीं के उत्साहप्रद पत्रों के कारण लिखी थी। यानी हजारी जी स्वीकार कर रहे हैं कि वे इस ग्रंथ की रचना सोहनलाल द्विवेदी की प्रेरणा से ही, जो उन्होंने पत्रों के माध्यम से उन्हें दी थी, से ही करने में सफल हुए। 1969 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब अगले कवि हैं दोस्तों श्याम नारायण पांडे। इनका जन्म 1907 में हुआ। जन्म स्थान था डुमराव ग्राम, मऊ, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। इनकी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो घर के आसपास के क्षेत्र में ही हुई, लेकिन बाद में ये संस्कृत के अध्ययन के लिए काशी चले गए। साहित्याचार्य की इन्होंने काशी से परीक्षा उत्तीर्ण की। इनके पिता काशी में कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। खड़ी बोली में वीर काव्य परंपरा के प्रतिष्ठापक माने जाते हैं श्याम नारायण पांडे। निधन से 3 वर्ष पहले, बहुत ही उल्लेखनीय बिंदु मुझे अभी पढ़ने को मिला कि निधन से 3 वर्ष पहले आकाशवाणी गोरखपुर के अभिलेखागार हेतु उनकी आवाज में उनके जीवन के संस्मरण रिकॉर्ड किए गए, जो कि एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में वहां अभिलेखागार में सुरक्षित रखे गए हैं। काव्य में द्विवेदी युगीन संस्कार, यानी द्विवेदी युग में जो द्विवेदी युगीन संस्कार का मतलब क्या है, हम द्विवेदी युग पढ़ चुके हैं, यानी नैतिक मूल्यों में अगाध श्रद्धा होना, वो द्विवेदी युगीन संस्कार। उपयोगितावादी दृष्टिकोण, यानी उपदेश केवल उपदेश न रहे बल्कि ऐसे उपदेश हों, ऐसे जीवन मूल्य हों जो जीवन में आसानी से उतारे जा सके, वो उपयोगितावादी दृष्टिकोण इनके काव्य में अभिव्यक्त हुआ। और मर्यादित भाव विस्तार की अभिव्यक्ति हुई। इन्होंने अपनी मर्यादाओं का काव्य सृजन में कभी उल्लंघन नहीं किया। ये 3 बिंदु उनके काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब बात आती है काव्य कृतियों की, तो हल्दी घाटी इनका बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है, जो 1937 से 1939 के बीच लिखा गया। दूसरा महत्वपूर्ण काव्य है जौहर, जो 1939 से 1944 के बीच लिखा गया। उसके बाद तुमुल 1948 में प्रकाशित, रूपांतर 1948 में प्रकाशित। इन दोनों कृतियों को आप भूलेंगे नहीं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं इन दोनों पर। आरती 1946 में प्रकाशित, जय हनुमान 1956 में प्रकाशित। इसके अलावा माधव, रिमझिम, आंसू के कण, गोरावध उनकी प्रमुख लघु काव्य कृतियां हैं। यानी अभी तक हमने जिन काव्य कृतियों के नाम लिए वे थोड़ी विशाल आकार की हैं, बृहदाकार हैं, लेकिन माधव, रिमझिम और आंसू के कण उनकी, और गोरावध उनकी लघु काव्य कृतियां हैं। तुमुल काव्यकृति का प्रकाशन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तुमुल उनकी जो काव्यकृति है उसका प्रकाशन पहले त्रेता के 2 वीर के नाम से किया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर दिया गया। ये एक खंड काव्य है जो त्रेता के 2 वीर का परिवर्धित संस्करण है, विस्तृत संस्करण है। परशुराम उनकी एक अप्रकाशित कृति है जो आज तक प्रकाशित नहीं हो सकी है।
हल्दी घाटी और जौहर कृतियां उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। मैं आपको बता दूं, इन्हें आप भूलेंगे नहीं। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध, उस पर आधारित एक महाकाव्य है। इसमें 17 सर्ग हैं, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इन हल्दी घाटी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, आत्म बलिदान, स्वातंत्र प्रेम और जातीय गौरव के माध्यम से कवि ने राजपूती मूल्यों के प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव अर्पित किया है। इनकी भाषा तत्सम है, लेकिन जब भी वे भावाभिव्यक्ति करते हैं तो इनकी भाषा आवश्यकता अनुसार स्वरूप परिवर्तित भी करती है, यानी प्रसंगवश भावानुकूल उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी हमें इनकी भाषा में मिलता है। हल्दी घाटी कृति पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण कृति है जौहर, और इसमें 21 चिनगारियां हैं। दोस्तों, ये चिनगारियां क्या हैं? जैसे हम 17 सर्ग कह रहे हैं, अभी हल्दी घाटी में 17 सर्ग हैं महाकाव्य में, उसी तरह से जौहर भी श्याम नारायण पांडे का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है, जिसमें सर्गों के स्थान पर चिनगारी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो 21 चिनगारियां का मतलब है 21 सर्ग हैं इसमें। और चिनगारी शब्द का प्रयोग क्यों किया है यहां कवि ने? क्योंकि वो जौहर के विषय में लिख रहा है। और जौहर किसका प्रसिद्ध है? हम सभी जानते हैं कि रानी पद्मिनी के जौहर की करुण कथा हम सब सुनकर के ही बड़े होते हैं। तो जौहर इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य, जिसे इन्होंने 21 चिनगारियां यानी सर्गों में विभाजित किया है। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के आत्म बलिदान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित कृति है ये। इसके बाद अगले राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनका जन्म भी 1907 में हुआ। जन्म स्थान था मुरार नामक स्थान, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रमुखतः कवि एवं नाटककार के रूप में इन्हें विशेष ख्याति मिली और इनकी उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ से हुई। साहित्य, इतिहास, राजनीति और अर्थशास्त्र का इन्होंने यहां रहकर यानी काशी विद्यापीठ में गहन अध्ययन किया। और स्वाध्याय से, ये सब तो अध्ययन किया, इसके अलावा स्वाध्याय से यानी स्वयं घर पर रहकर हिंदी, उर्दू, बंगला, मराठी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं का भी सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, यानी इतनी सारी भाषाएं उन्हें आती थी। विश्व भारती, शांति निकेतन और महिला आश्रम वर्धा में इन्होंने अध्यापन किया। आप जानते होंगे विश्व भारती, शांति निकेतन दो वो शिक्षण संस्थाएं हैं जो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी, वहां भी इन्होंने पढ़ाया। और महिला आश्रम वर्धा जो महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित किया गया था, वहां इन्होंने अध्यापन कार्य किया। प्रयाग और अजमेर में ये साहित्यिक एवं राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। पंजाब और ग्वालियर में से प्रकाशित होने वाली अनेक पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों पर भी ये विराजमान रहे। निष्पक्ष पत्रकार के रूप में कार्य करते हुए इन्होंने साहित्य साधना की, यानी ये साहित्यकार होने के साथ साथ, एक कवि होने के साथ साथ एक निष्पक्ष पत्रकार भी थे। इन्होंने 6 नाटक, 2 खंड काव्य, 8 काव्य संग्रह और अनेक समीक्षा ग्रंथों का सृजन किया। 1922 में काव्य सृजन इन्होंने प्रारंभ किया और 1928 में मुरार, जहां पर इनका जन्म हुआ था, वहां के कुछ विद्यार्थियों के आग्रह पर इन्होंने एक नाटक लिखा और उस नाटक का नाम था प्रताप प्रतिज्ञा। 1950 में इन्होंने दूसरा नाटक लिखा जो समर्पण के नाम से प्रकाशित हुआ। यह पश्चिम की बुद्धिजीवी नाट्य शैली में रचित एक समस्या नाटक था। गौतम नंद 1952 में प्रकाशित उनकी तीसरी नाट्य कृति थी, यानी 3 नाट्य कृतियां उनकी हमारे सामने आती हैं। सभी काव्य कृतियों में राष्ट्रीयता और आदर्शवाद का स्वर महत्वपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं मिलिंद। काव्य कृतियों की बात करें तो जीवन संगीत उनकी एक काव्य कृति है जिसका प्रकाशन हुआ 1940 में। नवयुवक का मान 1942 में प्रकाशित काव्य कृति है। शेष काव्य कृतियों के प्रकाशन वर्ष उपलब्ध नहीं हो सके। बलिपत्र और पंखुरिया अन्य उनकी काव्य कृतियां हैं। निबंध संग्रहों की बात करें तो चिंतन कण और सांस्कृतिक प्रश्न 1954 में प्रकाशित उनकी निबंध कृति, निबंधों का संकलन। उन्होंने व्यंग्यात्मक कथा संग्रह भी प्रकाशित किया जिसका नाम था बिल्लों का नखछेदन, इसका भी प्रकाशन हुआ।
साहित्य वाचस्पति और भारत भाषा भूषण जैसी महान महत्वपूर्ण अपने समय की सम्मानजनक उपाधियों से इन्हें सम्मानित किया गया। अब बात आती है रामधारी सिंह दिनकर की, जिन्हें हम राष्ट्र कवि के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसे महान काव्य कृतियों के रचयिता, रश्मिरथी जैसी ओजस्वी काव्य कृति के रचयिता के रूप में जानते हैं। इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1908 को और जन्म स्थान था मुंगेर जनपद सिमरिया घाट, बिहार। इनके निधन का समय माना गया है 24 अप्रैल 1974 को और इनका निधन तमिलनाडु के मद्रास, जिसको हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहां पर हुआ। शिक्षा इनकी बीए तक हुई और बीए पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कार्यक्षेत्र के विषय में बात करें तो सीतामढ़ी में इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सबसे पहले शुरू किया सब रजिस्ट्रार के रूप में। 1952 से 1964 तक ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 1964-65 में ये भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर विराजमान रहे। 1965 से 71 तक ये भारत सरकार के हिंदी सलाहकार के रूप में भी कार्यरत रहे। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें दिनकर के विषय में जानने ही चाहिए दोस्तों। छायावादोत्तर काल के, उन्हीं के शब्दों में, छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में से हैं। स्वयं दिनकर ने अपने विषय में ये पंक्ति लिखी है कि छायावाद की ठीक पीठ पर आए कवियों में से हैं। दिनकर के काव्य में जीवन और समाज का परिचित परिवेश अभिव्यक्त हुआ है। मैथिली शरण गुप्त के बाद ये दूसरे राष्ट्र कवि माने जाते हैं। 3 बार ये राज्यसभा के सदस्य चुने गए, यानी राजनीति में सक्रिय भागीदारी इनकी रही। कुरुक्षेत्र इनकी 1946 में प्रकाशित एक प्रबंधात्मक काव्य कृति है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे विचार कविता कहकर के संबोधित किया है। महाभारत के शांति पर्व के मूल कथानक पर आधारित ये कृति है। इसमें 7 सर्ग हैं और युद्ध की समस्या और उसके समाधान यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कुरुक्षेत्र की विषय वस्तु किससे संबंधित है, कुरुक्षेत्र कृति के कथानक का मूल आधार क्या है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनके विषय में आपको बिल्कुल इनको कंठस्थ कर लेना है। भीष्म पितामह और कुरुक्षेत्र की बात हो रही है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के आपसी वार्तालाप से कृति प्रारंभ होती है और युद्ध और शांति के विषय पर वैचारिक अभिव्यक्तियां कवि करते हैं। लेकिन काल में कवि जब स्वयं विद्यार्थी थे, उस समय उनकी 2 कृतियां बारदौली विजय और प्रणभंग प्रकाशित हुई। उर्वशी उनका एक काव्य नाटक है जिसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। ये 8 वर्ष में इसकी रचना कवि ने पूरी की। पुरुरवा और उर्वशी का एक आख्यान है जिसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। उस आख्यान पर आधारित कृति है उर्वशी। 5 अंक हैं इसके और ये एक कामाध्यात्म की रचना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि मूल दर्शन क्या है। उर्वशी का मूल दर्शन है कामाध्यात्म, तो इसको भूलना नहीं है। कृति परिचय की बात करें तो लगभग गद्य पद्य मिलाकर के 50 कृतियां कवि की प्रकाशित हुई, लेकिन उनमें से कुछ एक महत्वपूर्ण कृतियों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। रेणुका उनकी एक ऐसी काव्य कृति जिसका प्रकाशन 1935 में हुआ, हुंकार 1938 में, रसवंती 1939 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, बापू 1947, सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, नीम के पत्ते 1954, नील कुसुम 1955, उर्वशी 1961, जिसे 8 वर्ष का समय लिखा था, जिसे लगा था जिसे रचने में, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुए रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी कृति के लिए। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में प्रकाशित, आत्मा की आंखें 1964 में प्रकाशित, कोयला और कवित्व 1964 में प्रकाशित। गद्य कृतियों की बात करें तो मिट्टी की ओर उनकी एक गद्य कृति है, 1946 में प्रकाशित हुई। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य कृति है ये, और 1956 में इसका प्रकाशन हुआ। काव्य की भूमिका एक आलोचनात्मक कृति 1958 में प्रकाशित हुई, और शुद्ध कविता की खोज इनकी बहुत ही उल्लेखनीय कृति है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1966। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र काव्य कृति पर कवि को उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा पुरस्कार से सम्मानित किया। संस्कृति के 4 अध्याय कृति के लिए 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से अलंकृत किया गया। 1959 में राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया, और 1972 में उर्वशी काव्य कृति के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित
किए गए। अब कुछ एक विद्वान हैं जिनके विचार हमें नजरअंदाज नहीं करने चाहिए दिनकर के विषय में। हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि दिनकर जी अहिंदी भाषियों के बीच हिंदी के सभी कवियों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय थे। दक्षिण भारत अक्सर दोस्तों माना जाता है कि वहां पर हिंदी को बहुत अधिक नहीं समझ पाते लोग, लेकिन अहिंदी भाषी से लेखक का मतलब यानी हजारी जी का तात्पर्य उन्हीं क्षेत्रों से है जहां हिंदी भाषा अधिक प्रचलन में नहीं है और लोग कम समझ पाते हैं। उनके बीच भी अगर कोई हिंदी का कवि अधिक लोकप्रिय था तो वो थे रामधारी सिंह दिनकर, और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने वालों के प्रतीक के रूप में लोग उन्हें पहचानते थे। हरिवंश राय बच्चन ने अपने एक वक्तव्य में कहा था, दिनकर जी को एक नहीं बल्कि गद्य पद्य भाषा और हिंदी सेवा के लिए अलग अलग 4 ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने चाहिए। ये कथन बच्चन जी का इस बात का संकेतक है कि साहित्य जगत में, कवि समाज में उनकी क्या प्रतिष्ठा थी और उनके समकालीन साहित्यकार उन्हें किस रूप में देखा करते थे। नामवर सिंह उनके विषय में कहते हैं कि दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। दिनकर का अर्थ भी, दिनकर शब्द का अर्थ भी सूर्य ही होता है दोस्तों। इसलिए नामवर जी कहते हैं कि दिनकर जी अपने समय के सचमुच सूर्य थे, यानी वे अपने नाम को सार्थक करते थे। और दोस्तों, दिनकर उनका उपनाम था जिसे उन्होंने स्वयं धारण किया था। और ये दिनकर उनकी तेजस्विता, उनकी ओजस्वी वाणी, उनकी ओजस्वी ओजपूर्ण काव्य कृतियों की ओर संकेत करता है। स्वयं दिनकर अपनी उर्वशी काव्य कृति के विषय में लिखते हैं, क्योंकि अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं उर्वशी और कुरुक्षेत्र के विषय में, परशुराम की प्रतीक्षा के विषय में, तो हमें ये कथन कवि क्या सोचते हैं अपनी उस कृति के विषय में, ये हमें ध्यान में रहने चाहिए। इस कथा को लेने में वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति अथवा वैदिक प्रसंग का प्रत्यावर्तन मेरा ध्येय नहीं है। अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि उर्वशी पुरूरवा संवाद है ऋग्वेद में, उस पर आधारित कृति है उर्वशी। तो कवि कह रहे हैं कि मेरा उद्देश्य उस वेद में, ऋग्वेद में वर्णित पुरूरवा और उर्वशी के जो प्रसंग है उसको दोहराना नहीं है, बल्कि मेरी दृष्टि में यहां पुरूरवा सनातन नर का प्रतीक है और उर्वशी सनातन नारी की, यानी पुरूरवा और उर्वशी के माध्यम से उन्होंने सनातन पुरुष और सनातन नारी के स्वरूप को, उनकी विचारधारा को, उनके आपसी रिश्ते को अभिव्यक्त करने का प्रयत्न किया है। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि सत्र बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। और अब क्योंकि परीक्षा नेट की बिल्कुल सिर पर है, तो जो विद्यार्थी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। बहुत धैर्यपूर्वक परीक्षा दीजिए, सोच समझकर विकल्प चुनिए ताकि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले सत्र का इंतजार कीजिए। नमस्कार।